पिछले व्याख्यान से आगे बढ़ते हुए इस समय हम लोग अपनी इदम पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 148 148 पर हैं और व्यक्तित्व विज्ञान इस समय चल रहा है, पर्सोना साइंस, और उसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को पढ़ने जा रहे हैं, फ्राइड और उनके साथी एडलर और युंग। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न तो हेडिंग से ही है, मनोविश्लेषणवाद साइको एनालिसिस के जनक कौन हैं? फ्राइड और उनके साथी एडलर और युंग। आइए सबसे पहला बिंदु देखें, ये चित्र फ्राइड का है। मनोविज्ञान को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले फ्राइड का पूरा नाम सिगमंड फ्राइड था। आप ऑस्ट्रिया के न्यूरोलॉजिस्ट थे, ऑस्ट्रिया देश के रहने वाले थे। मनोविश्लेषणवाद जिसको साइको एनालिसिस कहा जाता है, उसके आप जन्मदाता रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरा प्रश्न जो बनता है, अचेतन मन का विश्लेषण किसने किया? सपनों का विश्लेषण किसने किया? हमारे मन में दबे हुए विचारों का संग्रह जहां होता है, उस अचेतन मन की धारणा किसने दी? फ्राइड ने दी। इनके अनुसार क्या है, जो हम क्रियाशील होते हैं, जब वो जागृत होते हैं, उस मन से जो विचार हटा दिए जाते हैं, दबा दिए जाते हैं, दमित कर दिए जाते हैं, वो जहाँ चले जाते हैं, उस तलघर को, हमारे मस्तिष्क के उस हिस्से को हम अचेतन मन के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न है, अचेतन मन की धारणा किसने दी? फ्राइड ने दी। मानव मन के विश्लेषण में इन्होंने 1920 में 3 भाग किए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्राइड के अनुसार मानव मन के 3 हिस्से कौन कौन से हैं? तो हिंदी में देखिए, इदम, अहम और परा अहम, ये नाम है। अंग्रेजी नाम आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं, इद, ईगो एंड सुपर ईगो। इद, ईगो एंड सुपर ईगो। ये जो 3 हिस्से हैं, ये किस सिद्धांत पर काम करते हैं? आइसबर्ग मॉडल, बर्फ की चट्टान का सिद्धांत। जैसे बर्फ की चट्टान में आइसबर्ग सिद्धांत के अनुसार मन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अचेतन के रूप में दबा है। जैसे बर्फ की चट्टान अगर समुद्र में गिर पड़े तो उसका 90% से ज़्यादा हिस्सा पानी में डूबा रहता है और केवल ऊपरी छोर उस बर्फ का दिखाई देता है। ठीक इसी तरह बहुत ही कम अंश हम चेतन के रूप में सजग हैं और बाकी हमारे मन में बहुत कुछ दबा हुआ है। अब बात आती है कि ये तीनों चीज़ें क्या हैं, इद, ईगो और सुपर ईगो। सबसे पहले इद को समझें। द इद इज द कंप्लीटली अनकॉन्शियस इम्पल्सिव चाइल्ड लाइक पोर्शन ऑफ द साइक। साइक माने मन का बच्चे जैसा भाग इद कहलाता है, जो प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खुशी के सिद्धांत पर। मुझे ये अभी चाहिए, इसी समय चाहिए, इंस्टेंटली चाहिए। हमारा मन जिन चीज़ों को चाहता है और अभी अभी चाहता है, वो सब इद में आती हैं। अर्थात इदम हमारे मन का एक बाल स्वभाव जैसा हिस्सा है जो केवल आनंद में विश्वास रखता है। इसे अपने हित और आनंद के लिए कुछ भी करना पड़े, तत्काल आनंद प्राप्ति इसका लक्ष्य होता है। अतः इदम यदि प्रभावी हो जाए तो बालक अपराधी भी बन सकता है। फ्राइड ने ये कहा है। अपराधी बालकों में कौन सा भाग फ्राइड का उच्च होता है? इदम उच्च होता है, ये ध्यान करेंगे। फ्राइड कंपेयर्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द ईगो एंड इद टू दैट बिटवीन ए कैरेक्टर एंड हिज हॉर्स। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा जो इदम है वो एक घोड़े के समान है, तो ईगो उसके लगाम के समान है, उस घुड़सवार के समान है जो उस घोड़े को दिशा देता है, अन्यथा वो घोड़ा स्वतंत्र होकर इधर उधर हो जाएगा। तो ईगो जो है वो हमको नियंत्रित करता है, इसको ध्यान करना चाहिए। अहम व्यक्तित्व के इदम भाग के लिए अंकुश और नियंत्रण का कार्य करता है। ये सजगता के साथ हमारी जो मूल भावनाएं हैं उनको दिशा देने का काम करता है। फिर सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो इज द मोरल कंपोनेंट ऑफ द साइक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्यक्तित्व के, मस्तिष्क के नैतिक हिस्से को क्या कहा जाता है? तो नैतिक हिस्से को परा अहम या सुपर ईगो के नाम से जाना जाता है। परा अहम व्यक्ति की सर्वोच्च नैतिकता है। प्रश्न क्या बना? फ्राइड के अनुसार व्यक्ति की सर्वोच्च नैतिकता को क्या नाम दिया गया है? सुपर ईगो या परा अहम, जो किसी विशेष परिस्थिति में सही और गलत का निर्णय, हमारी अंतरात्मा की जो आवाज़ होती है, उसको हम कहते हैं। 8वां बिंदु कहता है कि व्यक्तित्व की जब चर्चा कर रहे थे फ्राइड, तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण शब्द दिए, लाइफ ड्राइव और डेथ ड्राइव। एक ड्राइव जिसे जीवन इच्छा या लिबिडो कहा जाता है, कामना, काम भावना, लिबिडो, भूख, और दूसरी मृत्यु इच्छा। फ्राइड कहते हैं कि जब तक व्यक्ति में लिबिडो है, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उसकी जीवन इच्छा प्रबल है, वो जिएगा।
और अगर उसकी डेथ ड्राइव प्रबल हो जाए, उसके नेगेटिव सोच आने लगे, तो फिर वो मृत्यु की ओर अग्रसर होने लगेगा। तो प्रश्न आता है, लिबिडो सिद्धांत किसने दिया? फ्राइड ने दिया। लिबिडो का क्या अर्थ है? काम, काम। तो इस तरह से ये फ्राइड ने दिया। फ्राइड ने मनोकाम, यानी मन में जो सेक्स होता है, कामना होती है, काम भाव होता है, उसके विकास के सिद्धांत भी दिए। उनका मानना था कि मानव के व्यक्तित्व और व्यवहार के मूल में काम भावना ही प्रमुख है, लिबिडो ही प्रमुख है, ऐसा उन्होंने कहा था। इसी बात से कार्ल युंग जो है वो नाराज हुए और उनसे असहमत हुए, और असहमत होने के बाद उन्होंने अलग से नया संप्रदाय शुरू किया। कार्ल गुस्ताव युंग स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक थे। उन्होंने जो साइकोलॉजी की नींव डाली उसका नाम था वैश्लेषिक मनोविज्ञान, एनालिटिकल साइकोलॉजी की नींव डाली। तो ध्यान दीजिएगा, वैश्लेषिक मनोविज्ञान या विश्लेषी मनोविज्ञान कार्ल युंग का है और मनोविश्लेषणवाद वो फ्राइड का है। हालांकि मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत संप्रदाय के संस्थापक तो फ्राइड हैं और उनके साथ एडलर और युंग तीनों ही माने जाते हैं। युंग फ्राइड के सहयोगी थे, शिष्य भी थे। फ्राइड के बाद मनोविश्लेषण संप्रदाय के काम को कार्ल युंग ने खूब आगे बढ़ाया। फ्राइड, युंग और एडलर ने मिलकर मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय की स्थापना भी की और इसके विकास के लिए तीनों ने साथ किया काम। लेकिन 1912 के आसपास युंग ने फ्राइड का साथ छोड़ दिया। फ्राइड से अलग होने का कारण यह था कि फ्राइड हर क्षेत्र में काम और लिबिडो पर ही बात करते थे। युंग ने ये बात बताई कि व्यक्ति के जीवन में काम या लिबिडो का स्थान तो महत्वपूर्ण है, परंतु उसे इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि मानवता और हमारे जो उच्च विचार हैं वो दबे रह जाएं। इसका कारण ये था कि कार्ल गुस्ताव युंग भारतीय संस्कृति से भी बड़े प्रभावित थे। तो 1913 में कार्ल युंग ने नए संप्रदाय की स्थापना की जिसका नाम था विश्लेषी मनोविज्ञान या एनालिटिकल साइकोलॉजी। इसी सिद्धांत में आपको इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट वाली बात भी मिलेगी और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। युंग ने कई देशों के साथ भारत की यात्रा की और भारतीय संस्कृति और दर्शन से कार्ल युंग बहुत प्रभावित थे। अब युंग ने जो शब्द इस्तेमाल किए उन पर 14 नंबर में स्टार लगा के गौर करेंगे आप कि उन्होंने कौन कौन से शब्दों की स्थापना की। युंग ने जो व्यक्तित्व की संरचना बताई उसमें अहम को स्वीकार किया, ईगो को, लेकिन उसके साथ सेल्फ और जोड़ा, ईगो एंड सेल्फ। इसके बाद उन्होंने अचेतन मन को भी स्वीकार किया, लेकिन उसका नाम दो नामों में बांटा, व्यक्तिगत अचेतन यानी पर्सनल अनकॉन्शियस और सामूहिक अचेतन कलेक्टिव अनकॉन्शियस सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सामूहिक अचेतन एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस होती है जिसमें दुनिया के सारे लोग उसी अनकॉन्शियस में ढले हुए हैं, उसकी उन्होंने बात की। मुखौटा, पर्सोना की उन्होंने बात की, ये कार्ल गुस्ताव युंग का एक बहुत बड़ा सिद्धांत था। एनिमा की इन्होंने बात की, एनिमस जो अंदर की छाया है, अंदर हमारे मस्तिष्क में जो संकल्पना है उनकी बात की। तो ध्यान दीजिएगा, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, विश्लेषी मनोविज्ञान, इनका और सामूहिक अचेतन जो है उसकी इन्होंने धारणा दी। लिबिडो या काम वासना पर उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया, लेकिन उसको बहुत महत्व नहीं दिया। युंग ने बताया कि व्यक्तित्व के दो रूप होते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व, जो उनका एक प्रसिद्ध सिद्धांत है, आप सभी जानते हैं। 15वां बिंदु देखिए, फ्राइड से हटकर कार्ल युंग ने अवचेतन को एक नए कंसेप्ट में ढालकर बताया, सामूहिक अवचेतन सिद्धांत, कलेक्टिव अनकॉन्शियस थ्योरी बाय कार्ल युंग। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में यूनिवर्सल सिंबल्स होते हैं, सच एज द ग्रेट मदर, वाइज ओल्ड मैन, द शैडो, टावर, वाटर, ट्री ऑफ लाइफ, मैनी मोर। यानी हमारे दिमाग में हम जहाँ जीते हैं, रहते हैं, वहाँ की कुछ छवियाँ होती हैं। आपके दिमाग में कोई किसी एक बुजुर्ग बुढ़िया की छवि हो सकती है। आप अपने घर से बहुत दिनों बाद, कई वर्षों बाद वापस आए, गांव की एक छवि आपके दिमाग में होती है, कोई पेड़, कोई टावर। तो इस तरह से हमारी एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस होती है जिसकी उन्होंने बात की। युंग ने इंडिविजुअल की बहुत बात की, वैयक्तिक स्वायत्तता का सिद्धांत दिया। पर्सोना सिद्धांत भी इनका प्रमुख है, जिसे व्यक्तित्व के मुखौटे का सिद्धांत कहते हैं। तो हम जो प्रदर्शित करते हैं, जो दिखाना चाहते हैं, वही हमारा पर्सोना है। युंग का एक और प्रसिद्ध सिद्धांत है, ध्यान दीजिएगा, संघ विधि व्याख्या किसने दी, एसोसिएशन मेथड किसने दिया? कार्ल गुस्ताव युंग ने 1910 में दिया। संघ विधि व्याख्या के अंतर्गत क्या किया जाता है? 100 से अधिक विभिन्न शब्दों को एकत्र करके मानव मन की व्याख्या की जाती है। जैसे जो पागल खाने में जो लोग हैं, वहाँ मानसिक आरोग्यशाला अस्पताल में जो लोग हैं, उनमें से किसी को भी पकड़ा और फ्री एसोसिएशन, वो जो कुछ बोलना चाहता है उसे बोले, ऐसे 100 शब्दों को इकट्ठा करके फिर उस व्यक्ति के मन की व्याख्या की जाती है कि वो किस तरह का है।
तो इस तरह से उन्होंने काम किया। ये चित्र जो आप देख रहे हैं इसमें वो हमें बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे से ध्यान दीजिएगा, इनर वर्ल्ड, या चलिए ऊपर से देख लेते हैं आउटर वर्ल्ड, बाहरी दुनिया से। सबसे पहले जब हम आउटर वर्ल्ड से नीचे की ओर आते हैं तो पर्सोना लिखा है, यानी कि मुखौटा मिलेगा। बाहर की दुनिया जब हमें देखेगी तो हमारा मुखौटा सामने होगा, एक हम उससे जैसा व्यवहार करना चाहते हैं। उसके पीछे हमारा ईगो होगा, ईगो के पीछे हम सेल्फ छुपे हुए होंगे, सेल्फ के पीछे हमारी शैडो छिपी होगी, और शैडो के पीछे हमारी दो ग्रंथियां एनिमा और एनिमस ये छपी होंगी, और उसके भीतर भी हमारा एक अंतर जगत है, इनर वर्ल्ड है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सिद्धांत है। एनिमा, एनिमस, शैडो, सेल्फ, ईगो, पर्सोना, आउटर वर्ल्ड, ये शब्द ध्यान कर लेंगे। ये कार्ल गुस्ताफ युंग के शब्द हैं, ध्यान दीजिएगा। ईगो एंड सेल्फ, पर्सोना थ्योरी, शैडो थ्योरी, अंतर जगत, ये सिद्धांत कार्ल गुस्ताफ युंग के हैं। तो युंग के द्वारा प्रतिपादित मनोविज्ञान को युंगियन साइकोलॉजी के नाम से भी या जुंगियन साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। फ्राइड ने दी साइकोलॉजी तो उसका नाम फ्राइडेरियन साइकोलॉजी होगा, कार्ल युंग ने जो साइकोलॉजी दी उसका नाम जुंगियन साइकोलॉजी होगा। इस तरह से हमें ध्यान करना है। तीसरे जो वैज्ञानिक इनके साथी थे उनका नाम था अल्फ्रेड एडलर। एक ऑस्ट्रियन मेडिकल डॉक्टर थे और साइकोथेरेपिस्ट थे। वे वैयक्तिक मनोविज्ञान के संस्थापक कहे जाते हैं। और एडलर ने जो अपना सबसे ज़्यादा काम किया वो किया हीनता की मनोग्रंथि पर। किस पर काम किया? हीनता की मनोग्रंथि। अल्फ्रेड डब्ल्यू एडलर, आप डॉक्टर थे। इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ध्यान कीजिए, इस शब्द को याद कर लीजिए, हीनता की ग्रंथि। इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कई लोगों में होता है, जीवन भर वो स्वयं को हीन समझते रहते हैं दूसरों की तुलना में। तो इस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया एडलर ने, इसको ध्यान देंगे। इंडिविजुअल साइकोलॉजी आपने भी आगे बढ़ाई है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि फ्राइड, एडलर और युंग तीनों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इस सिद्धांत और इससे जुड़े उपागम और अन्य व्याख्याएं और फ्राइड के संबंध में भी कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। उसके बाद रक्षा युक्तियाँ भी आएंगी आगे चल के जो फ्राइड ने दी हैं। इनके बारे में चर्चा हम अगले व्याख्यान में करने जा रहे हैं।